हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इनइक्वालिटी। जैसा कि आपको पता होगा, पिछला वीडियो मैंने अनएम्प्लॉयमेंट पे बनाया था, तो आज इनइक्वालिटी पे आप लोग के साथ मैं टॉपिक को लेकर के आ गया हूं। देखिए, इंडिया जैसे देश में इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी समस्या है ना। तो ये इनइक्वालिटी क्या होता है, पहले उसका मीनिंग जानना जरूरी है। तो क्या है भाई? द गैप इन इनकम। क्या होता है? गैप इन इनकम बिटवीन द रिच एंड पुअर। कहता है जब रिच और पुअर के बीच में इनकम का गैप काफी ज्यादा हो, ठीक है, तो वो सिचुएशन कहलाता है इनइक्वालिटी। या फिर शॉर्ट में बोलिए, इट इंडिकेट्स द डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स एंड इनकम। कहता है इकोनॉमिक एसेट्स है या इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, उसमें अंतर हो, विषमता हो, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका इनइक्वालिटी। क्लियर? हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न अभी होगा वो मेनली हम लोग बात करेंगे इनकम इनइक्वालिटी का, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी होता है, सोशल इक्वालिटी भी इनइक्वालिटी होता है, ठीक है, बट हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो होगा इनकम इनइक्वालिटी। क्लियर है? आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है। इनइक्वालिटी क्या होता है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, उसको मेजर करने के मेथड्स क्या हैं, ये सब आता है, तो वही सब हमारा आज का डिस्कशन होगा, ठीक है। कहता है कॉजेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी की फिर क्या है भाई? कहता है कंसंट्रेशन ऑफ एसेट्स इन द प्राइवेट सेक्टर। कहता है जो एसेट्स है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर केंद्रित है ना। उस अगर केंद्रित हो तो ऐसे सिचुएशन में इनकम इनइक्वालिटी आ सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो रिच क्लास के प्राइवेट सेक्टर वाले लोग होंगे वो और भी ज्यादा रिचर बन जाएंगे, ठीक है। वहीं दूसरा जो हमारा है वो क्या है? अर्बन बायस इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कहता है अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो कोशिश करते हैं अर्बन सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उससे वहां उम्मीद होता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। इस कारण से क्या होता है, जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनका इनकम नहीं बढ़ पाता है, वहां पे डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा हाई इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है इन्फ्लेशन जब गुड्स एंड सर्विसेज में आता है तो रिच तो और रिचर बन जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज तो उन्हीं का होता है ना। और पुअर जो है और पुअर बन जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर उसका जो पैसा वो खर्च हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, उसके पास सेविंग करने के लिए अमाउंट कम बचता है, ठीक है। इसके अलावा है मोर फोकस ऑन कैपिटल इंटेंसिव वे ऑफ प्रोडक्शन। कहता है कंट्री जैसे जैसे डेवलप करता है ना, वो कोशिश करते हैं कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बनाए, मतलब कैपिटल का यूज ज्यादा करते हैं, मशीनरीज का यूज ज्यादा करते हैं। इस कारण से लो इनकम क्लास के जो लोग हैं, जो लोग मजदूरी करके अपना घर चला रहे होते हैं, उनका इनकम और भी रिड्यूस हो जाता है और पुअर क्या होते हैं, और भी पुअर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था इनइक्वालिटी और उसका कॉजेज। अब अगर बात करें इनइक्वालिटी को मेजर करने के क्या तरीके हैं, तो गिनी कॉफिशिएंट या गिनी इंडेक्स होता है एक, है ना। इसके अलावा लोरेंज कर्व है, फिर हमारे पास कुजनेट कर्व है। तो हम लोग तीनों के बारे में शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। कहता है गिनी कॉफिशिएंट जो है ये दिया गया है किसके द्वारा? स्टैटिस्टिशियन एंड सोशोलॉजिस्ट हैं, कौन? कैराडो गिनी। कब दिए थे? 1912 में। कैराडो गिनी, है ना, गिनी उसी से आया है गिनी कॉफिशिएंट, ठीक है। ये मेजर करता है डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। एक कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी का डिग्री क्या है ना। किसके थ्रू मेजर करता है? लोरेंज कर्व के थ्रू मेजर करता है। लोरेंज कर्व क्या होता है आगे में डिस्कस करना हो, फिलहाल सिर्फ गिनी कोएफिशिएंट का मतलब यहां समझ लेते हैं। कहता है गिनी कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच लाई करता है। याद रखिएगा, ये हर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर जीरो के मतलब जीरो आ गया, जीरो अगर गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू है, मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है। क्या है? परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां हर रेसिडेंट के पास सेम इनकम हो, मतलब जब सबके पास सेम इनकम रहे तो वो क्या हो जाएगा, वो सिचुएशन होगा, वहां पे गिनी कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 आ गया वैल्यू तो क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा परफेक्ट इनइक्वालिटी। इसका क्या मतलब हुआ? एक रेसिडेंट जो सारा इनकम अर्न करता है, बाकी के पास कोई इनकम है ही नहीं, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन है कि अगर 1 के नजदीक गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू जा रहा है मतलब इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है, 0 के नजदीक अगर आ रहा है मतलब इनइक्वालिटी काफी कम है, ठीक है।
वही लिखा हुआ है, हायर द गिनी कोएफिशिएंट द मोर इज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन अ कंट्री। मतलब गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो रिच और पुअर के बीच का जो इनकम का अंतर है वो काफी ज्यादा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, तो ये गिनी कोएफिशिएंट था। दूसरा है लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व के बेसिस पर ही गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, क्या है ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ इनकम एंड परसेंटेज ऑफ पीपल। मतलब कितने पीपल के पास कंट्री का कितना परसेंटेज इनकम है उसको मेजर करता है। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, गिनी कोएफिशिएंट का। मैंने अभी डिस्कस किया था ना, गिनी कोएफिशिएंट का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसी के थ्रू गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, क्या होता है भाई इसका, इसमें कैसे मेजर करते हैं गिनी कोएफिशिएंट, उसका देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। कहता है शेडेड एरिया ऑफ ए, है ना। वैल्यू क्या होता है, गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है, निकालने का तरीका शेडेड एरिया ऑफ ए बाय टोटल एरिया ऑफ बी सी डी, है ना। अगर ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा बी डी है ना, ये बी से डी डायगोनल है ना, ये रेखा है। कहता है ये बी से सी यहाँ पे गया, सी से डी ये हमारा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में है ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ए है, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा शेडेड रीजन है, ये एरिया हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट अगर निकालना हो तो वैल्यू क्या होगा, शेडेड रीजन ए में कितना, ए कितना है, ए का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारा बी सी डी है उसका वैल्यू रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, जो बीडी लाइन है, बीडी है ना, ये वाला बीडी जो है वो रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, परफेक्ट इक्वालिटी। तो उससे दूर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जितना चलता जाएगा वो लॉरेंज कर्व बनता जाएगा। ठीक है, उससे दूर जितना चलता जाएगा मतलब इनइक्वालिटी उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, ए कुछ ना होता, ए का वैल्यू जीरो होता, मतलब कोई मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जीरो हो गया, वहां पे शेडेड रीजन जो है वो जीरो हो गया। ठीक है, तो जीरो बाय एनीथिंग जीरो होता है, मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, कोई इनइक्वालिटी वहां पर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, मुझे उम्मीद है लॉरेंज कर्व आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया क्या है, ग्लोबल कंपैरिजन हम लोग करेंगे। कहता है 2020 का जो रिपोर्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट बाय यूएनडीपी, है ना। देखिए यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश किया जाता है ना। करंट में क्या है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, जिसमें भी पढ़ रहे हैं इसमें हमेशा अपडेट होते रहना है आपको। ठीक है, तो 2020 का रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बोले, है ना, तो इनकम गिनी कोएफिशिएंट जो इंडिया का है वो रिड्यूस हुआ कहां तक, यहां तक। ठीक है, 11 में कितना था 0.368, वहां से सुधरा है कितना 0.352, मतलब जितना वैल्यू कम होता जाएगा गिनी कोएफिशिएंट उतना ही मतलब इनइक्वालिटी का जो स्थिति वो सुधर रहा है। ठीक है, कहता है 19 का रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि कई डेवलप्ड नेशंस ऐसे हैं जिसका इनकम इक्वालिटी इंडिया से ज्यादा था, जैसे कि चाइना का 0.386 था, यूनाइटेड स्टेट का 0.415 था, इजराइल का 0.389 था, रसिया का 0.377 था। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ही इनइक्वालिटी हो, डेवलप कंट्रीज में भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी का बेसिकली फेस किया जाता है, ज्यादातर फेस किया जाता है किसके द्वारा, डेवलपिंग नेशंस के द्वारा। ठीक है, चलिए अब कहता है इंपैक्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी क्या है भाई, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो अभी मैंने बताया था रिच बिकम मोर रिचर, मतलब रिच बिकम रिचर और पुअर बिकम पुअरर। जो अमीर है वो और अमीर बनते चले जाते हैं, गरीब और गरीब बनता चला जाता है। ठीक है, कहता है अ कंटिन्यूअस क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट। ठीक है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि भाई हाँ एक रिच है और एक पुअर, वो जो गैप बढ़ता जाता है तो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इकोनॉमी में क्रिएट हो जाता है, ऑब्वियसली बात है इनइक्वालिटी रहेगा तो पुअर सेक्शन विरोध कर रहे हैं, रिचर सेक्शन किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रकार का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकता है। ये मेजर इंपैक्ट्स हैं, है ना। अब कहता है मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू कॉम्बैट इनकम इनक्वालिटी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मतलब मेजर अडॉप्ट किए हैं, क्या है, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत क्या किया गया, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग था उससे हटा करके मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की गई, बट अभी भी ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है, किसके पास बहुत कम है।
फिर कंट्रोल ओवर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थ्रू एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट लाया गया ताकि जो मोनोपोलीज हैं, है ना, इंडस्ट्रीज का, वो ना बन पाए। अब उसका नाम कंपटीशन एक्ट हो गया है, कब, 2002 में। क्लियर। फिर मनरेगा लाया गया। मनरेगा स्कीम, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, स्कीम्स वाला सेक्शन में, वहां पे आपको मनरेगा के बारे में मिलेगा। मनरेगा या फिर एमजी नरेगा, है ना। कहता है जो एमजी नरेगा है, नरेगा नहीं, नरेगा, ठीक है, एमजी नरेगा जो है, इसके तहत जो है क्या किया गया, जो अनस्किल्ड लेबर है उससे 100 डेज जॉब का गारंटी प्रदान करता है। तो इससे क्या होता है, जो लोअर इनकम के लोग हैं, है ना, उन्हें एक काम मिल जाता है तो उसका इनकम बढ़ता है, ठीक है, और वो गैप में कहीं ना कहीं कमी लाने में कोशिश करता है, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अंडर डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे क्या, इंडिया में जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाता है, मतलब उसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं। इससे क्या होता है, रिचर पे ज्यादा टैक्स लगता है, पुअर पे कम टैक्स लगता है। इससे भी क्या होगा, इनकम का गैप कहीं ना कहीं घटता है। मोर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड वेल पेइंग जॉब्स। कहता है जो पुअर क्लास के लोग हैं उन्हें फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटैलिटी, मतलब ये सब चीज दिया जाता है, हॉस्पिटल वगैरह का जो खर्च हेल्थ केयर का, ठीक है, वो सब कम उन्हें फ्री में मिलता है, कम पैसे में उन्हें मिल जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। लेकिन क्या इनइक्वालिटी दूर हो गया? नहीं हुआ। अरे भाई, जितना ये जो मेजर रिफॉर्म्स हैं, मेजर क्या बोलते हैं, स्टेप है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, और भी कई स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन ये स्टेप पूरी तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, क्या? अगर ये पूरी तरह सक्सेसफुल रहता तो भी समस्या कम होता। तो गवर्नमेंट को अभी और भी इस पर वर्क करने की आवश्यकता है, और इनइक्वालिटी जितना दूर हो एक कंट्री के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्या? चलिए, तो इनइक्वालिटी का मीनिंग और उसका जो आपका क्या था मेजरमेंट, है ना, वो मैं डिस्कस कर दिया। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, है ना, मैं उसे जरूर ध्यान में रखूंगा। चलिए, आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।